स्टोरीज गैलेक्सी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति प्रकाश। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी अलग्योझा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। मां के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादानुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता। नतीजा ये हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। ये उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निवाह न होता। वह तो कहो, पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निवाह हो जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय मां की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 छोटे और एक बेटी। इतना बड़ा खर्च। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और एक बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? ये मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और ही आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता, पर कुछ भी हो, वह रघु की औरत बनकर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी अभी कुछ ऐसी ज़्यादा न थी। जवानी अभी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे। बला से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही कि नाक कट जाएगी। ये तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दवेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना ही गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। ये बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे न आ जाए। अब दवा पर कौन है? अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते। कभी
हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोंपड़े में बैठा ऊख की गडेरियां बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो ये नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सब के सब वहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी है। ये देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थी। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ, खुन्नू मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर शोर हुआ मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि ये वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठे आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण और बच्चियां कैसी भागी, सब की सब दौड़े। केदार, काकी, रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों पर तक परिमित थी। तालियां बजा बजाकर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी। दूध, खूब दूध पिएंगे। इतने में ही रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल आवेगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आवेंगे, ये भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी। मेरी ये मुहर नहीं है। इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बच्चा के मुजरा दे चुका हूँ। बस गाय अपनी ही हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सजनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मोहर को क्यों बेच देते हो? गाय भी अभी कौन जल्दी है। हाथ में पैसे आ जाएं तो ले लेना। सुना सुना गला
अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला। बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे बाप तो मर गया, इसके मुहर पहनने की सुनी है। भोला, मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे। न रुपए आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना था तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसूली ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है? अभी तू लड़का है, तेरा गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में है कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती ईमानदार बाग का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा कर लाओ, बहू को विदा करा लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था। कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका है। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यही ना कहना कि ये नहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। न कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सी सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे। उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मुलिया से ये बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते हैं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते हैं, रघु को घेरे हुए हैं।
जो ही जरा सयाने हुए पर झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ, मैं लौंडी बनकर ना रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर भी तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथ्योबम्मू किया तो साल 6 महीने में काम चलेगा। बस आगे ये डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सूखा बन डाला। बरसात हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने न गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। पन्ना ने आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने क्या खाया? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नून और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह पड़ी सो रही थी, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाने बनाने बैठी। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आए तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना, जहर खा लूँगी।